हाँ बेटा देखो, आज हम लोग का क्लास जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन के ऊपर है। ठीक है, हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो सेलुलर रेस्पायरेशन पे है। ठीक है, और सेलुलर रेस्पायरेशन का फर्स्ट टॉपिक जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है। ठीक है, आज हम लोग का क्लास ग्लाइकोलाइसिस पे है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, एक क्रमिक अभिक्रिया है। हम अभिक्रिया करने के बजाय ये बोलें कि 10 स्टेप में होने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके हर स्टेप पे अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ ही साथ अलग अलग घटनाएं घटती हैं, अलग क्रियाएं होती हैं। ठीक है, और फाइनली पाइरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, इस क्रिया को सबसे पहले एमडन मेयर हाफ पार्नस ने डिस्कवर किया, इसके बारे में बताया। जो सीक्वेंशियल था, एक के बाद दूसरा स्टेज आता था, सो इसको हम लोग पाथवे भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का विखंडन होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है, लाइसिस होता है। सो इसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। कोशिश करते हैं कि इसके स्टेप्स को समझने की कोशिश किया जाए, इसके रिएक्शंस को समझने का कोशिश किया जाए। ठीक है, इसमें एक चार्ट दिया हुआ है, फ्लो चार्ट, जिसको हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरे टॉपिक है बेटा। किसके लिए? तो बायोलॉजी को समझने और जानने के लिए, एडवांस बायोलॉजी को समझने और जानने के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझने और जानने के लिए, आगे कैसे एनर्जी क्रिएट हो रहा है, आगे सेल कैसे जिंदा रहेगी या शरीर कैसे जिंदा रहेगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको समझना है, बायोलॉजी को ठीक से समझना है, तो आपको ग्लाइकोलाइसिस को जानना पड़ेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से देखिए इसको और अपने क्वेश्चन कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आपको स्टेप फर्स्ट दिखाई दे रहा है। आपको इस जगह पे इस चार्ट में एक चीज़ दिख रहा है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड। ठीक है, आपको ये स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेप कुछ और नहीं है, एक रिएक्शन है। ठीक है, एक अभिक्रिया है जो किसके किसके बीच चल रही है। तो ये अभिक्रिया ग्लूकोज और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के बीच हो रही है। यानी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब बनता है तो इस अभिक्रिया को स्टेप फर्स्ट लिखा है इसने। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेटा स्टेप फर्स्ट में हो क्या रहा है। स्टेप फर्स्ट में हो क्या रहा है, तो आप ध्यान से देखोगे, एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, जिसके पास आपको पता होना चाहिए कि ये हेक्सोज शुगर है। इसका मतलब ये हो गया, एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसके पास 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, जिसके पास 6 कार्बन होते हैं, और इस हेक्सोज के पास, ठीक है, ये 6 कार्बन है, और सपोज दैट 6 कार्बन, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के 6 कार्बन पे फर्स्ट स्टेप की वजह से 6वें कार्बन पे एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल आके जुड़ जा रहा है, अटैच हो जा रहा है। ठीक है, फॉस्फेट आकर अटैच हो रहा है और यह ग्लूकोज का मॉलिक्यूल चेंज हो जा रहा है किसमें? तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बेटा याद रखो, ये फर्स्ट अब स्टेप है, और इस स्टेप में हो क्या रहा है, तो ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हो रहा है। यानी ग्लूकोज के साथ अगर फॉस्फेट जुड़ रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग फॉस्फोरिलेशन बोलेंगे। यानी फर्स्ट अभिक्रिया जो है वो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन किसके साथ हो रहा है? तो ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन जो है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन जो है वो एटीपी के द्वारा हो रहा है। यानी एटीपी का एक फॉस्फेट निकल करके ग्लूकोज के 6वें कार्बन से अटैच हो रहा है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक है, और एटीपी का मॉलिक्यूल, एटीपी के पास 3 कार्बन होते हैं और 3 फॉस्फेट होते हैं, आप जान रहे हैं। ठीक है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, इसका तीसरा फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज के 6वें कार्बन के साथ अटैच हो रहा है, जिसका रिजल्ट क्या बन रहा है? इसका रिजल्ट ये बन रहा है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो रहा है। ठीक है, इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि ग्लूकोज के 6वें कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ रहा है, ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है बेटा, अभिक्रिया कौन सी हो रही है, तो आपको जानना पड़ेगा कि यह अभिक्रिया फॉस्फोरिलेशन है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन है, और जहाँ कहीं भी एटीपी के साथ, एटीपी किसी भी अभिक्रिया में एसोसिएट हो, इन्वॉल्व हो, ठीक है, और एटीपी बन रहा हो या एटीपी यूज हो रहा हो,
उस जगह पे फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है, उस जगह पे एक एंजाइम यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेज। इसे आप याद रखिए बेटा, वहाँ काइनेज एंजाइम यूज होगा। तो इस काइनेज एंजाइम, देखो पूरे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में केवल 2 ही ऐसे एंजाइम हैं जो आपको चौंकाएंगे, जिनका नाम आपको याद करना है। और सारे के सारे एंजाइम जो 8 स्टेज जो हैं, 8 स्टेज को गवर्न करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो सिंपल हैं, और उनका नाम सबस्ट्रेट से ही निकल के आता है, तो सिंपल हो जाएगा। आपका काम ये है कि आप 10 स्टेप के मॉलिक्यूल्स को याद कर लें। अगर 10 स्टेप का मॉलिक्यूल याद कर लेंगे तो आप रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगा, इसके साथ साथ एंजाइम्स के बारे में समझ जाएंगे। केवल 2 जगह ऐसे एंजाइम्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। एक का नाम है एल्डोलेज और दूसरे का नाम है बेटा इनोलेज, ठीक है। ये 2 एंजाइम को याद करने हैं, एल्डोलेज और इनोलेज। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसे। फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, तो फर्स्ट स्टेप को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो फर्स्ट स्टेप में इसने क्या बताया कि फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज का, देखो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ से यहाँ तक की अभिक्रिया है पूरी की पूरी। और फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में एटीपी का फॉस्फेट ग्लूकोज के 6वें कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है। मॉलिक्यूल क्या बन रहा है, तो मॉलिक्यूल बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मॉलिक्यूल बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी इसके 6वें कार्बन पे फॉस्फेट अटैच हो गया। अगर हम बात सेकेंड स्टेप की करें बेटा, अगर बात सेकेंड स्टेप की जाए, यहाँ सेकेंड स्टेप लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या होगा, ठीक है। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये क्या करने वाला है, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की अगर बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बदल रहा है। आप सभी को मालूम है, अगर आप बायोलॉजी को पढ़ रहे सबको मालूम है कि ग्लूकोज भी एक हेक्सोज शुगर है और फ्रक्टोज भी एक हेक्सोज शुगर है। इन दोनों के पास क्या है बेटा, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल है बेटा, 6 कार्बन एटम है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के पास, ठीक है। और ग्लूकोज के 6वें कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, सो इट इज नोन एज 6 फॉस्फेट। तो केवल एक काम होना है बेटा, ग्लूकोज का आइसोमराइजेशन होना है, समवैवीकरण। आइसोमराइजेशन कराने वाला जो एंजाइम होता है उसे हम लोग आइसोमरेज कहते हैं, याद रखिए। आइसोमराइजेशन करवाने वाला जो एंजाइम होता है उसे आइसोमरेज कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम के अवेलेबिलिटी में, प्रेजेंस में अपने आप को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेगा। ग्लूकोज आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपने आप को फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लेगा। ये सेकेंड स्टेप का रिएक्शन है, याद रखो बेटा। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तो जाहिर सी बात है कि वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होगा, तो एंजाइम का नाम यहाँ दिया हुआ है, ये एंजाइम होगा आइसोमरेज। अब आइसोमरेज एंजाइम तो है, लेकिन ये आइसोमराइजेशन करवा किसका रहा है, ये आइसोमरेज एंजाइम आइसोमराइजेशन किसका करवा रहा है, यानी समावैवीकरण किसका हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का हो रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, फॉस्फोग्लूकोज। याद रखो बेटा, हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोग्लूकोज भी बोल सकते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। यानी ग्लूकोज और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, इसका आइसोमराइजेशन हो रहा है और इसके आइसोमराइजेशन के फलस्वरूप क्या बन रहा है, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो रहा है। यानी सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, ग्लूकोज खुद को बदल करके फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर लिया। 6वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्लूकोज में भी था और 6वें कार्बन पे फॉस्फेट ज्यों का त्यों यहाँ भी उपस्थित है। अगले रिएक्शन की हम लोग बात करें बेटा, अगले रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या हो रहा है, तो फिर एक बार वापस आप थर्ड स्टेप को देखिए, एक बार फिर से एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक बार फिर से एटीपी यूज हो रहा है और एटीपी बन रहा है। अगर किसी अभिक्रिया में एटीपी का उपयोग हो रहा है और वह एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब एटीपी का एक फॉस्फेट यूज हुआ। जहाँ कहीं फॉस्फेट यूज हो रहा है इसका मतलब वहाँ फॉस्फोरिलीकरण या फॉस्फोरिलेशन की क्रिया हो रही है। अगर फॉस्फोरिलेशन की क्रिया हो रही है तो किसका अणु किसको फॉस्फोरिलाइज कर रहा है, तो एटीपी का एक फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोरिलाइज कर रहा है। जाहिर सी बात है फ्रुक्टोज के 6वें कार्बन पे ऑलरेडी फॉस्फेट मौजूद है, तो अब जो एटीपी का फॉस्फेट है वो कहाँ जाएगा, तो फर्स्ट कार्बन फ्री है इसका और पहले कार्बन के साथ एटीपी का फॉस्फेट जो है वो अटैच होगा। अगर फर्स्ट कार्बन के साथ एटीपी का फॉस्फेट अटैच हो रहा है तो अब फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल का नाम जो है बदल करके फ्रक्टोज
6 बिस फॉस्फेट हो जा रहा है, यानी बाई फॉस्फेट हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रक्टोज के पहले कार्बन पर भी और फ्रक्टोज के छठवें कार्बन पर भी फॉस्फेट का मॉलिक्यूल फॉस्फेट मौजूद है। ग्रुप फ्रक्टोज इस फॉस्फोरिलेशन में यानी स्टेप थर्ड में किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में या फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि फॉस्फोरिलेशन की वजह से जो फॉस्फेट मिला है उसके छठवें और पहले कार्बन पे अटैच हो गया। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब नेक्स्ट स्टेप है बेटा क्लीवेज। इस प्रोसेस को हम लोग क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज का मतलब क्या हो गया? आपको पता है कि फ्रक्टोज के पास 6 कार्बन हैं, ठीक है, और इसके 6 कार्बन पर भी फॉस्फेट लगा हुआ है और इसके फर्स्ट कार्बन पर भी फॉस्फेट लगा हुआ है, ठीक है। एक एंजाइम जिसको हम पीछे बोल रखे थे कि एक एंजाइम है जिसका नाम है एल्डोलेज, ठीक है। एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है, दो अणुओं में टूट जाता है। 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट वाले 2 अणुओं में टूट जाता है। यहाँ हमने लिख रखा है 3 कार्बन और 1 फॉस्फेट वाले 2 अणुओं में टूट जाता है। यहाँ देखिए 3 कार्बन है, 1 फॉस्फेट है, इधर भी 3 कार्बन है और 1 फॉस्फेट है, इसमें ये टूट जा रहा है। अब 3 कार्बन 1 फॉस्फेट वाले अणु जब टूट रहा है तो ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? तो एल्डोलेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है। कौन टूट रहा है बेटा? तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट टूट रहा है। और इनमें ध्यान देखो 3 कार्बन 1 फॉस्फेट का एक अणु आगे जा करके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इसे हम लोग और शार्ट में याद करते हैं 3PgAl 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक मॉलिक्यूल, ध्यान रखो बेटा, एक मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो रहा है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल जो है, दूसरा जो 3 कार्बन वाला है वो अपने आप को डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, जिसे हम लोग शार्ट में DHAP भी बोलते हैं, ठीक है, DHAP भी बोला जाता है। याद रखो बेटा, ये कौन सा स्टेप है? तो ये स्टेप फोर्थ है। स्टेप फोर्थ में क्या क्या हुआ? तो स्टेप फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो घटना घट रही है उसको ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें हुआ क्या पूरा का पूरा? इसमें फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट अपने आप को चेंज कर लिया बेटा, किसमें? तो अपने आप को चेंज कर लिया 3 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड में और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ये पूरी क्रिया कब हुई और किसके साथ हुई? तो एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुई। यह पूरी क्रिया एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हुई। अगर हम रिवाइज करें पूरा का पूरा तो देखो 4 स्टेज में हुआ क्या? तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ था? तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जिसके पास 6 कार्बन होता है, जिसे हम लोग हेक्सोज शुगर कहते हैं, वो चेंज हुआ किसमें? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या हुआ? वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोमराइज हुआ। तीसरे स्टेज में क्या हुआ? तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया बेटा एटीपी के एक अणु द्वारा फॉस्फोराइलाइज होकर के। इसके बाद क्या हो रहा है? तो इसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, याद रखो बेटा, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट चेंज हो रहा है PgAl में और DHAP में। किसके प्रेजेंस में क्रिया हो रही है बेटा? तो ये क्रिया हो रही है एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। आगे ये 2 मॉलिक्यूल बन के मिल गए हमें। किस किस मॉलिक्यूल की बात हो रही है? तो ये 2 मॉलिक्यूल जो बन के मिले हैं इनका नाम क्या है? तो ये 2 मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है और दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है। याद रखो बेटा। अगर हम लोग बात आगे करें तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो ट्रायोज शुगर हैं। अगर हम बोले 3PgAl और बोले DHAP, ये दोनों के दोनों ट्रायोज फॉस्फेट हैं। ट्रायोज फॉस्फेट का मतलब ये हो गया कि 3 कार्बन वाले ये मोनोसैकेराइड है जिनके साथ फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल अटैच है, यानी ट्रायोज फॉस्फेट। अब ये ट्रायोज फॉस्फेट जो है, ठीक है, DHAP जो है खुद को वापस कन्वर्ट कर लेता है PgAl में। आप देखो ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल चेंज हैं। यानी एक मॉलिक्यूल जो DHAP का बना हुआ है वो वापस अपने आप को चेंज कर लेगा किसमें? ये वापस अपने आप को चेंज कर लेगा फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। इस तरीके से होगा क्या कि फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मोल बन जाएंगे।
याद रखो बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। और फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 मोल जब बन जा रहे हैं तो ये फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो है अपने आप को चेंज करेगा किसमें, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का डिहाइड्रोजनेशन होगा बेटा। यहाँ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के मॉलिक्यूल चूँकि 2 हो चुके हैं तो इनका क्या होगा, तो इनका डिहाइड्रोजनेशन होगा, जिसके वजह से हाइड्रोजन बाहर आएगा। जो हाइड्रोजन इससे बाहर निकल के आ रहा है अभिक्रिया में, जो हाइड्रोजन बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है, उस हाइड्रोजन का क्या होगा, वो हाइड्रोजन NAD के साथ मिल करके, ठीक है, यहाँ NAD है, इसके साथ जुड़ करके NADH बना लेगा। NADH बना लेगा। NADH का फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। याद रखो बेटा, निकोटिनामाइड का रोल क्या होता है बेटा, इसका NADH का रोल क्या होता है सेल के अंदर। तो NADH जो है, ठीक है, NADH जो है वो किसी भी कोशिका की अपचयन शक्ति कही जाती है, रिड्यूसिंग पावर ऑफ सेल। NADH का बहुत अहम रोल है। कहीं भी अगर सेल में अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो वहाँ NADH का इन्वॉल्वमेंट होता है। याद रखो बेटा, यह अभिक्रिया जो हो रही है 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ठीक है का डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, और ये मॉलिक्यूल चेंज हो जा रहा है किसमें, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में ये मॉलिक्यूल चेंज हो जा रहा है, ठीक है बेटा। अब जाहिर सी बात है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड के पास तो केवल एक फॉस्फेट था, तो दूसरा फॉस्फेट कहाँ से आया, तो इस अभिक्रिया में H3PO4 द्वारा फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। H3PO4 द्वारा फॉस्फोरिलेशन हो रहा है। चूँकि 2 मोल इसके हैं, 2 मोल हैं, तो H3PO4 के भी 2 मोल लगते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है वो चेंज हो जाता है ग्लिसरेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड चेंज हो जाता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड चेंज हो जाता है ग्लिसरेट में, और ग्लिसरेट के दोनों कार्बन यानी दोनों छोर पे, 3rd कार्बन पर भी और 1st कार्बन पर भी फॉस्फेट का मॉलिक्यूल अटैच होता है। इसके साथ साथ इस अभिक्रिया में NAD के भी 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, NAD के भी 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। याद बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। 7th स्टेज में क्या होता है, व्हाट इज 7th स्टेज, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो 7th स्टेज की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या मौजूद है, तो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-डाइफॉस्फो या बाइफॉस्फोग्लिसरेट मौजूद है। इसके कितने मोल मौजूद हैं, तो 2 मोल हैं बेटा, 2 मोल मौजूद हैं। अब ये 2 मोल 7th स्टेज में क्या कर रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि इसके 1st कार्बन पे जो फॉस्फेट था वो रिलीज हो रहा है। अगर 1st कार्बन से फॉस्फेट रिलीज हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे ATP का जनरेशन हो रहा है बेटा। यहाँ पर ATP का जनरेशन हो रहा है, ATP जनरेशन, ठीक है, ATP जनरेशन हो रहा है। ATP की जनरेशन में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो ATP की जनरेशन में आप देख रहे हो यहाँ पे कि ADP का एक मॉलिक्यूल, ये जो बाइफॉस्फेट है, इसके 1st कार्बन से जो फॉस्फेट निकल रहा है वो ATP के साथ जुड़ करके ADP के साथ जुड़ करके ATP को बना दे रहा है। याद रखो बेटा, 1,3-डाइफॉस्फेट, फिर से हम बात कर रहे हैं कि हम अगर बात करें कि 1,3 बेस फॉस्फोग्लिसरेट, इसकी बात किया जाए कि 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट की अगर बात किया जाए तो ये चेंज हो जा रहा है किस में, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट में ये क्रिया क्या हो रही है, तो इस स्टेज पर ATP का जनरेशन हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये 2 मोल है। अगर 2 मोल 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है तो जाहिर सी बात है कि 2 ATP के अणु बनेंगे, 2 ATP के अणु बनेंगे, क्योंकि दोनों एक की संख्या में ATP प्रोड्यूस करवाएंगे। इस क्रिया में क्या हो रहा है, तो ATP जनरेशन हो रहा है। हम पहले ही बता चुके हैं, जहाँ भी ATP का रिलेशन होगा बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में, वहाँ पर काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा बेटा। वहाँ काइनेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो इस काइनेज एंजाइम का क्या नाम पड़ता है, तो कहीं नहीं दूर नहीं जाना है आपको, बस ऊपर ध्यान से देखिए, ऊपर ही इसके एंजाइम का नाम आधा मिल जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, तो फॉस्फोग्लिसरेट, आप यहाँ पढ़ रहे हो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आपको कुछ नहीं करना है, सबस्ट्रेट से नाम निकालना है और काइनेज डाल देना है। केवल 2 एंजाइम आपको दिक्कत पैदा करेंगे। वो कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वो एक का नाम एडोलेज है, जहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट टूट रहा है 2 अणुओं में, और दूसरा है एनोलेज, ठीक है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ ATP का जनरेशन हो गया, और कितने ATP बन गए, 2 ATP बन गए। आगे बढ़ते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट, आपके पास मॉलिक्यूल मौजूद है 8th स्टेज के लिए, वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है बेटा। और 3 फॉस्फोग्लिसरेट के कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं।
स्टेप 8 क्या बोल रहा है बेटा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदल जा रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है। जाहिर सी बात है फॉस्फोग्लिसरेट में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस फॉस्फेट के पोजीशन में चेंज हो रहा है, केवल फॉस्फेट के पोजीशन में चेंज हो रहा है। तो फॉस्फेट का पोजीशन क्या था, आपको पता है कि 3 कार्बन है, आपको पता है कि यहाँ 3 कार्बन है ग्लिसरेट में और तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है, तीसरे कार्बन फॉस्फेट है। ये फॉस्फेट जो तीसरे कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे, ये अपना पोजीशन बदल करके सेकेंड कार्बन पे आ जाएगा, सेकेंड कार्बन पे आ जाएगा, बस केवल पोजीशन चेंज होना है। और यहाँ पे ये क्रिया जो हो रही है वो एक तरह से आइसोमराइजेशन है, एक तरह से आइसोमराइजेशन है, जिसे म्यूटेशन भी बोल देते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। अब हो क्या रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसर म्यूटेज, याद रखो बेटा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो चेंज हो गया किस में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। कैसे, तो म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में, आइसोमराइजेशन है ये, म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में ये अपने आप को बदल ले रहा है। अब जाहिर सी बात है म्यूटेज एंजाइम का पूरा नाम क्या होगा, तो आप यहीं से निकालिए, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, याद रखो बेटा, आप यहीं से नाम पैदा कीजिए, फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज, ठीक है। देखिए म्यूटेज एंजाइम ऑलरेडी इसका नाम है और आपको इसके सबस्ट्रेट से नाम निकालना है, क्लियर। फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज क्या हो रहा है, तो पोजीशन चेंज हो रहा है फॉस्फेट का और 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जा रहा है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जा रहा है। आगे पढ़ रहा है बेटा हम लोग, स्टेप 9, याद रखो ये सारे मॉलिक्यूल 2-2 चल रहे हैं। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है एक एंजाइम बेटा जिसे बोलते हैं हम लोग एनोलेज, आ गया, जिस नाम को हम बोल रहे थे एनोलेज, ठीक है। अब एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, एनोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में बदल जाता है किसमें, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में। देखो बेटा यहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड होता है, ठीक है, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है। और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, एनोलेज। एनोलेज एंजाइम में होता क्या है कि इसमें ऑक्सीजन का H2O का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें ठीक बेटा, यहाँ पर H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इनोलेज में H2O का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और H2O के मॉलिक्यूल के बाहर निकलने से ये कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लास्ट स्टेप है जिसको हम लोग कंटिन्यू पढ़ते चले जाएंगे, 10 स्टेप का रिएक्शन है। ये सारे मॉलिक्यूल 2 मोल में हैं, ठीक है, 10th स्टेप है और लास्ट स्टेप है। इसमें हो क्या रहा है, ध्यान देखिए, स्टेप 10th में एटीपी का फिर से एडीपी का एक मॉलिक्यूल इसे एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है, एडीपी का एक मॉलिक्यूल इसे एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात, हमने हमेशा बोला है कि जहाँ भी एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होगा अभिक्रिया में वहाँ एंजाइम काइनेज होगा, वहाँ एंजाइम काइनेज होगा। और नाम आपको ऊपर से निकाल के लेके आना है, कौन सा काइनेज, तो पायरुवेट काइनेज, पायरुवेट काइनेज। आप ध्यान से देखिए यहाँ लिखा हुआ है पायरुवेट काइनेज, ठीक है, पायरुवेट काइनेज, यानी पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में सेकेंड एटीपी जनरेशन होता है, सेकेंड एटीपी जनरेशन होता है। सेकेंड एटीपी जनरेशन में क्या बेटा, एडीपी का एक मॉलिक्यूल जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, यहाँ आपको लिखा हुआ है फॉस्फेट, इसके पास फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट निकल करके एडीपी के साथ जुड़ता है और एटीपी का सिंथेसिस होता है। याद रखो बेटा, अब पायरुवेट के पास कोई भी फॉस्फेट नहीं बचा, यानी ऊपर का जो ये मॉलिक्यूल है इसके पास फॉस्फेट नहीं है क्योंकि इसने अपना फॉस्फेट एडीपी को दे दिया और एडीपी चेंज हो गया एटीपी में। बच क्या गया, तो पायरुवेट, पायरुवेट बच गया। पायरुवेट के कितने मोल बच गए, तो 2 मोल बच गए। इसके साथ ही हम लोग का जो ग्लाइकोलाइसिस है, इसका जो फ्लो चार्ट है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस से रिलेटेड और भी वीडियो हम डालेंगे, आप ध्यान से देखते रहिए।